करते हैं सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल जी से। पंडित केदारनाथ शुक्ल को आप सभी जानते हैं, सीधी जिले की भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। अभी गत विधानसभा चुनाव में बड़े अंतरों से उनकी जीत हुई थी, जबकि ऐसी कई विसंगतियां चुनाव में सामने आई, कई भीतरघात का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन जनता जनार्दन ने भरपूर उनका साथ दिया और एक बार फिर जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव है सामने, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी के पक्ष में परिणाम तो आए, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी ने संघर्ष किया, सिर्फ महज 4-6 सीटों के अंतर से सरकार नहीं बना पाई। क्या लगता है आपको कि नेताओं को और हमारे उन साथियों को जो चुनाव लड़ रहे थे अति आत्मविश्वास में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ और जहाँ कहीं भी लोगों ने अति आत्मविश्वास को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ काम किया और भी उन्होंने विजय भी हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट होता है जब हम मंजिल के करीब आकर और मंजिल ना मिले तो एक आत्मग्लानि होती है, लगता है कि थोड़ी सी ऐसा तो होता है, ये तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, मनुष्य का स्वभाव है जी। जहाँ कहीं भी इस तरह गड़बड़ी हुई है पार्टी इसमें सुधार करेगी। लेकिन जो जिले की जनता है, जो जनार्दन है, वो हर बार आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है और ये चाहती है कि आप उनका नेतृत्व करें और ज़िले का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। लेकिन लगातार 4 बार आप विधायक होने के बावजूद एक ऐसा कोई बड़ा दायित्व नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं जनता ये तो उनका सोचने का काम था और इस बार तो सरकार नहीं बनी जी, लेकिन इन सब बातों का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी के प्रोग्राम, सरकार के प्रोग्राम, इनको अगर ईमानदारी के साथ कोई विधायक जी, अपने क्षेत्र में उतारता है जी, और जनता के बीच में उसको रखता है तो जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है। इसके लिए बहुत कुछ पद ओहदा ज़्यादा महत्व नहीं रखता, और अगर पद ओहदा ज़्यादा महत्व रखता तो अपने रीवा शहडोल संभाग में सामान्य सीटों में सबसे अधिक वोट से मैं कैसे जीतता। जी, और लोग भी थे, पदाधिकारी थे और थे, वो लोग नहीं। तो हमारा तो ये मूल उद्देश्य है जनता की सेवा और जनता के लिए समर्पण और पार्टी के रीतियों नीतियों को नीचे तक पहुंचाना। मैं समझता हूँ इसे ही सबको करना चाहिए और जो लोग नहीं करते हैं उनको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर इन पिछले 15 सालों की बात करें तो आपने कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट सीधी ज़िले में आपने लाया। अगर हम सीधी नगर पालिका की बात करें तो नल जल परियोजना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना सीधी के लिए थी, इतना बड़ा बजट सेंक्शन करा के लाना तो एक मील का पत्थर गाड़ने जैसा था। दूसरी बात कि सीधी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाना, तो ऐसी कई उपलब्धियां रही हैं आपके कार्यकाल में। क्या लगता है कि जो स्मार्ट सिटी की जिस मंशा से दर्जा आपने दिलाया, आपकी मेहनत से बजट भी सेंक्शन हो गया, उस दिशा पे काम हो रहा है? नहीं, जो सीधी में पुराने कलेक्टर थे वो भी, जो वर्तमान कलेक्टर हैं वो भी। देखिए, कोई भी सरकार कोई घोषणा करती है, कोई योजना आती है तो कलेक्टर उसकी मेन धुरी होता है और पूरे प्रशासनिक अमले को उस उद्देश्य के मुताबिक चलाना कलेक्टर का काम होता है। पुराने कलेक्टर ने भी इस दिशा में काम किया, नए कलेक्टर भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सीधी मिनी स्मार्ट सिटी को बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से काम किया है। और हमारी तो बीच बीच में चर्चा हुई भी। हाँ, इतना ज़रूर था कि निगरानी समिति की बैठक नहीं हुई थी। मैंने नगर पालिका अधिकारी को कहा
की इस निगरानी समिति की बैठक बुलाइए। मैं तो कलेक्टर से टेलीफोन पर भी मिल लेता हूँ, बैठ के भी मिल लेता हूँ, लेकिन और जो सदस्य हैं उन सब की भी जानकारी में सारी बातें रहें, कोई अंधेरे में ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें 25 करोड़ रुपया मिला है, उसका यूटिलाइजेशन मतलब उसका ठीक ढंग से सदुपयोग हो, और 350 करोड़ हमें मिलने हैं जी। और अब सरकार कांग्रेस की है, भाजपा की नहीं है जी। लेकिन हमें विश्वास है कि हम वो पैसा ले आ लेंगे जी। और सीधी मिनी स्मार्ट सिटी बनेगा और इस दिशा में हम काम कर पाएंगे। जो वर्तमान कलेक्टर हैं, सीधी अगर हम विधानसभा की बात करें, सीधी शहर की बात करें, मुख्यालय में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि देखिए, नेता काम करने वहाँ नहीं जाएगा मौके पे। नेता तो नीति बनाने में काम रहे। नेता का नीति बनाना काम तो अफसर ही करेंगे, प्रशासन ही करेगा। यहाँ बहुतेरे प्रशासन और नेता के बीच में लकीरें खींचना शुरू कर दिया। कुछ नेता प्रशासन के उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन के अंतर को वो नहीं समझते, विधायिका और कार्यपालिका के अंतर को वो नहीं समझते। कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है ब्यूरोक्रेसी में कलेक्टर किसी भी जिले में कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो। और इस नाते अगर कोई कलेक्टर वो अपने घर का काम नहीं कर रहा है, वो जनता का काम कर रहा है, अगर हमारे सीधी के बारे में सही सोच के साथ काम कर रहा है तो हमें उसे नैतिक समर्थन देना चाहिए, हमें उसे समर्थन देना चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। और इसलिए मुझे तो अभी कहीं भी कलेक्टर के काम में गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है और इसलिए मैं पूरी तरह से मेरा बर्दाश्त उनके साथ है जी। हाँ। अगर हम बात करें गत विधानसभा चुनाव की, परिणाम जो भी हो, सरकार अंततः कांग्रेस की बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क है और केंद्र में सरकार बनाने के लिए पार्टी द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी निश्चित रूप से अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करेगी। ऐसे प्रत्याशी हतोत्साहित किए जाएंगे जिन्होंने उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाए जी, पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाए, पार्टी के खिलाफ लोगों को फाइनेंस किया जी, पैसा दिया जी। कई विधानसभा क्षेत्रों में, एक अकेले सीधी विधानसभा क्षेत्र नहीं जी, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को सिंगरौली में चुनाव लड़ा दिया जी। लोगों ने सीधी में 4 उम्मीदवारों को पैसा देकर के चुनाव लड़ा दिया। ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है और पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनार करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों के पक्ष में ना ही नेतृत्व, जिले का नेतृत्व, ना ही जिले का सीधी, सिंगरौली, व्यवहारी यहाँ का संगठन और ना ही यहाँ का कार्यकर्ता ऐसे लोगों के लिए काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पार्टी के नेतृत्व को लोगों ने बताया है, हमसे भी बात करेंगे तो हम भी बताएंगे, सीधी में अच्छा उम्मीदवार आएगा, आप लोगों के अनुमान के मुताबिक आएगा और हम सीधी लोकसभा क्षेत्र को फिर जीतेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो आपसे बड़ा नेता कोई नहीं है, जो आपकी सीनियरिटी है, जो आपका कद है। पार्टी ने आपको पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ऑफर भी किया और आपने ऑफर ठुकराने के बाद पार्टी ने किसी को नॉमिनेट किया। मैंने पार्टी का ऑफर ठुकराया नहीं जी। उस समय गोविंद मिश्रा भी सक्रिय थे और विधानसभा का चुनाव हार गए थे। मैंने टिकट नहीं मिला था या हार गए थे। 9 में क्या था, टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं है, टिकट नहीं। हाँ, तो मैंने उनका नाम पार्टी को सुझा दिया था जी कि इनको लड़ा दीजिए। पार्टी ने उनको दिया भी, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैंने उनका नाम बताया था उसको पार्टी ने माना। पिछली बार भी मैंने लड़ने से इनकार किया और मैंने किसी नाम पर ट्रिक कर दिया, लेकिन अगर उसके बाद सामने वाला अपने उस कसौटी पे सही नहीं उतर रहा है तो पार्टी नेतृत्व को ये पूरा अधिकार है कि उम्मीदवार बदलेगी और अच्छा उम्मीदवार देगी और जनता उसको फिर चुनेगी।
अगर पार्टी आपको कहती है कि आप चुनाव लड़ें तो क्या आप तैयार? देखिए, मैं तो विधायक बन चुका हूँ, किसी और को भी अवसर मिल जाए, किसी नए आदमी को अवसर मिल जाए तो अच्छा है। यही सोच के मैंने 9 में भी टिकट रिफ्यूज़ किया और 14 में भी किया। मेरी मंशा अभी भी है कि कोई अच्छा आदमी सामने आ जाए, और अगर पार्टी समझती है कि नहीं अब मुझे ही लड़ना चाहिए तो मैं पार्टी के ऑफर को नहीं ठुकराऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि इस बार पार्टी के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार नहीं ठुकराऊंगा, इस बार लड़ूंगा। जी जी जी। क्या प्रायोरिटीज होंगी संसदीय क्षेत्र? क्या लगता है कि पिछले कार्यकाल में जो काम होने चाहिए अगर अब होना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के हित में की गई योजनाएं, लागू की गई योजनाएं। अभी मेरे पास एक गरीब आया था, अखबार की कटिंग लिए हुए था कि क्या भैया ये 3,000 रुपये महीने के पेंशन की पात्रता हमें भी है? हमने कहा बिल्कुल है, प्रस्ताव मंजूर हो गया है, और किसी भी गरीब को जो मजदूर है उसको 3,000 रुपये महीने की पेंशन की पात्रता, आवास की पात्रता और तमाम सारी चीज़ें मोदी जी ने तो चूल्हा दे दिया, चक्की दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया। इन सब ये बातें जनता तक पहुंचाने की बात है। दूसरी बात, महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं भी इस जिले के लिए हैं। एक बड़ी परियोजना जिसका प्रस्ताव मैंने किया था, जिस पर विचारण भी चल रहा है, जो शहडोल से इलाहाबाद को जोड़ने का है। ये उत्तर और दक्षिण के बीच में एक बड़ी धुरी होगी और शहडोल से इलाहाबाद की दूरी में लगभग 250 किलोमीटर का अंतर आएगा। और ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से और यात्री के दृष्टिकोण से और आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी परियोजना है। किसी भी सांसद को इस दिशा में काम करने का एक बहुत सुनहरा मौका है। सीधी जिला मुख्यालय में रेल आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर सीधी जिला मुख्यालय को कटनी चौपन लाइन से जोड़ दिया जाए, चाहे शंकरपुर भदौरा में जोड़ दें और चाहे मड़वास से जोड़ दें, तो सीधी जिला मुख्यालय कटनी से भी सीधे जुड़ जाएगा, इधर मुगल सराय वगैरह से जुड़ जाएगा। तमाम सारी बातें, तो बहुत सारी बातें सोच पर निर्भर करती हैं। जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन है, इसमें कुछ सोचने का नहीं था। ये तो 1952 से जब विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश में ही संकल्प पारित करके ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का प्रस्ताव किया गया था। उस समय यह समीचीन थी। समीचीन इसलिए थी कि सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शहडोल, ये सब इसमें थे। शहडोल और सतना में ट्रेन थी और दतिया में थी, बाकी जिले नहीं थे। तो इसलिए उस समय के नेताओं ने इन जिलों को जोड़ते हुए इस योजना को प्रस्तावित किया था, और ये योजना प्रस्तावित हुई थी और तब से मांग चली आ रही थी। जब जनता सरकार आई 77 में, तो जमुना प्रसाद जी शास्त्री के नेतृत्व में तत्कालीन रेलवे मंत्री मधु दंडवती से मिले लोग, प्रधानमंत्री जी से मिले लोग, और माननीय मोरारजी भाई देसाई के निर्देश पर मधु दंडवती जी सीधी आए और सीधी में उन्होंने इस योजना की घोषणा कर दी, सर्वेक्षण की घोषणा कर दी। ये योजना बजटेड हुई, सर्वे हुआ, लेकिन जनता सरकार चली गई। लेकिन जब अटल जी आए तो उमा जी के नेतृत्व में इस लाइन के लिए लोगों ने मांग किया, और अटल जी ने 3 फरवरी 1999 को आकर के खजुराहो में इसका शिलान्यास कर दिया। आप जानते हैं कि खजुराहो से ललितपुर तक तो बन भी चुकी, उसमें तो ट्रेन भी चलने लगी। वो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का शिलान्यास था। और जब मोदी जी आए तो आप पत्रकार हैं, आप अखबारों में पढ़िएगा, कुर्सी पर बैठने के दूसरे तीसरे महीने ही उन्होंने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से संबंधित जितने कागजात थे उनको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा से हम लोगों ने जो संकल्प पारित किए थे उनको सबको लेकर एक वीसी आयोजित किया था। मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी इसका जवाब नहीं दे सके थे। तब उन्होंने फटकार लगाई थी और इस लाइन को 5 साल के अंदर पूरा करने का संकल्प दोहराया था। कतिपय कारणों से अभी ये नहीं पूरी हो पाई है, तत्काल पूरी होगी, क्योंकि मोदी जी ने इसको
जो गंभीरता से लिया था कि बड़े लंबे समय से इसकी मांग है, ये तो होगी ही, होना ही है और काम शुरू है। और हम इसी पर सिर्फ पटकते रहें तो नई बात ना करें, पुरानी लकीर ही पीटते रहें जिस पर काम हो रहा है, ये इसमें थोड़ी जल्दी हो, इस बात का प्रयास जरूर होना चाहिए। लेकिन हम इसी की लकीर पीटते रहें, ये हमारा काम नहीं। हम नेता हैं, हमें नीति बनाना है। हमें सीधी में नए नए विकास के लाने हैं, उद्योग धंधे कुछ लाए जाए। सीधी में संचार के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सीधी का और सिंगरौली का, व्यवहारी का, इस संसदीय क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा भी ऐसा है जो संचार साधनों से नहीं जुड़ा है। हमें उसे संचार साधनों से जोड़ने की ज़रूरत है। रेलवे, संचार और कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, इन सब की मांग किया जाना चाहिए और इन सब के लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि एक दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इनकी नींव डालनी चाहिए। इनकी नींव के साथ हमारे राजनीतिक काम चलने चाहिए, उद्देश्य चलने चाहिए। कोई काम एक दिन में नहीं पूरा होता। जब 1953 में स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी ने विंध्य प्रदेश की विधानसभा में ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का प्रस्ताव किया था 1953, और आज वो लाइन, उसमें काम चल रहा है। तो अगर उन्होंने सपना था उनका, तो अगर एक दिन में सपना पूरा होना होता तो होता। आज तक वो सपना, उस सपने पर काम चल रहा है। हमें मांग करनी चाहिए, हमारी को बात दोहराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मांग करूं और वो तत्काल हो जाए। और हमेशा नई बात कहने चाहिए, नए प्रयोग करने चाहिए। सांसद का बहुत बड़ा पद है, सांसद के सामने मंत्री फंत्री कहीं नहीं लगते। अगर सांसद की सोच सही हो, सांसद का पद व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं है। व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि देनी पड़ती है। 3 जिलों में क्षेत्र फैला हुआ है, उसके पास ऐशो आराम के लिए समय कहाँ है? उसको तो उन 3 जिलों में घूमते हुए जनता की समस्याओं को उठाने में ही उसका समय जाना चाहिए। हम एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, हमें चैन नहीं है। 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं इसमें, और इस नाते सांसद का जो एक फर्ज है उसको निभाने के लिए हमें नींद नारी भोजन परिहरई, इस सिद्धांत पे चलना होगा। लक्ष्मण जी के बारे में कहा ना कि अखिल मेघनाथ को वही मारेगा जो नींद नारी भोजन परिहरई, जो नींद नारी और भोजन का परिहार कर देगा। अगर हम इनमें मशगूल रह जाएंगे तो हम सेवा क्या करेंगे? और इसलिए हमको इस मामले में जो भी हमारा उम्मीदवार हो उसको इतना सोच के चलना पड़ेगा और समर्पण के साथ चलना पड़ेगा। इस सीधी जिले को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली, कमलेश्वर पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या लगता है कि जिले का विकास एक कैबिनेट दर्जे का मंत्री कर पाएगा या कर रहा है उस दिशा में? ऐसा है, कमलनाथ जी को मंत्री बनाने थे जी, विंध्य प्रदेश में कोई और था नहीं जी, हमारे कमलेश्वर भाई को मौका मिल गया जी। अब ये कमलेश्वर भाई को साबित करना है कि वो सही मंत्री हैं कि नहीं हैं। अगर जैसा अभी तक देखने को मिल रहा है कि वो ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पोस्टिंग मिल हुए हैं। हम लोगों ने जो क्षेत्रीय छोटी छोटी योजनाओं के लिए पैसे मंजूर कराए थे, उन पैसों को वापस लेने में उनका समय जा रहा है। और उनका कहीं बाबू से, कहीं चपरासी से, कहीं ग्राम वो क्या होता है रोजगार सहायक से, सेक्रेटरी से, इनसे लड़ने में उनका समय जा रहा है। तो जितना बड़ा उनके पास विभाग है और जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत ठीक नहीं दिखाई दे रही। और उनको बड़े ऊंचे सोच के साथ सीधी जिले में ग्रामीण विकास की परियोजनाएं लानी चाहिए। उनके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा करके बातें करनी चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए। और अगर रोजगार सहायक और सेक्रेटरी और इन सब में उलझे रहे तो मैं समझता हूं कि अभी वो जनपद के बाहर नहीं निकल सके। जी। अगर हम देश की बात करें, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो जिस तरह से देश में घटनाएं हो रही हैं, अगर हम 2 दिन पहले जो एक पुलवामा में BSF के साथ आत्मघाती एक घटना हुई, कई जवान हमारे शहीद हो गए, क्या लगता है कि तरह से सुरक्षित है? ये आत्मघाती हमला जो हुआ
उनका एक उस व्यक्ति ने आत्मघात करके हमारे 40 जवानों के साथ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उनसे आतंकवादियों में बौखलाहट है। जी। हम इस मामले में, पुलवामा कांड में, हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी जब तक हम इसका बदला अच्छी तरह से नहीं ले लेते। जी। और पूरा भारतवर्ष इस मामले में एक है। जी। आपने अंदाजा किया, जिन विरोधी दलों के नेता कल तक किसी बात पर प्रश्नवाचक लगाते थे, कल सब मोदी जी के झंडे के नीचे एक साथ खड़े हैं। जी। और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान असुरक्षित हो गया है। लेकिन अगर हम जिस तरह से हम पिछले कार्यकाल की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, तो उनके कार्यकाल में सार्वजनिक घटनाएं हुई हैं, बमबारी हुआ है, ब्लास्ट हुआ है सार्वजनिक स्थानों में। लेकिन इन 5 सालों में सेना को टारगेट किया गया। बहुत सारे मामलों में नियंत्रण कायम हुआ है। जी। और उस नियंत्रण की वजह से अब आतंकवादियों को ये लगने लगा है कि हम उस तरह की घटनाएं नहीं कर सकते। जी। तो उन्होंने सेना पर, सेना के जवानों पर निशाना लगाया है। जी। लेकिन हम सावधान हैं। अब जो लाभ हो गई, गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब आगे देखिए होता है क्या। जी। अब इस बात को बहुत ज़्यादा खुल के कहना, और शासन को भी, सुरक्षा कमेटी को भी कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मोदी जी सोए नहीं है जब से ये कांड हुआ है। जी। और कुछ न कुछ परिणाम सामने आए। लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ है और जिस तरह से पूरे विरोधी ताकतें एकजुट हुई हैं मोदी जी को परास्त करने में, क्या लगता है कि 2019 में फिर से केंद्र में मोदी की सरकार आए? समझदार आदमी मुलायम सिंह की तरह आशीर्वाद देता है कि मोदी जी आप फिर प्रधानमंत्री बनो, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। और जो समझदार लोग हैं इस गठबंधन को पहचानेंगे और बुआ बबुआ को डिफ्यूज करेंगे। क्या लगता है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर बनेगी? आप ये जो पुलवामा कांड हुआ है, आप जवानों को जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि किस रूप में देना चाहते हैं? मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनके लिए है। और उनके मौत का बदला, उनके शहीद होने का बदला ठीक से ये सरकार ले सके। जिस दिन सरकार कि ये कदम उठेंगे, आप लोगों को सबको मालूम होंगे, तब जाकर के कहीं हृदय में धधकती हुई आग में कुछ ठंडक आएगी। अभी तो सीना क्रोध से धधक रहा है, आंखों में आंसू हैं, सीने में धधक है। और उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, उन परिवारों के प्रति है, और देश के प्रति है। भारत माता के सम्मान के लिए यह सरकार हर कदम उठाएगी।